बताने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संपूर्ण जीवन के बारे में, कैसे उनका सियासी सफर शुरू हुआ और कैसे वो ममता से ममता दीदी बनी। राइटर्स बिल्डिंग बंगाल की राजनीति का पावर सेंटर। पावर में थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और ज्योति बसु पिछले 16 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का दफ्तर इसी राइटर्स बिल्डिंग में हुआ करता था और इसी बिल्डिंग के सामने आधी रात को बवाल मचा हुआ था क्योंकि एक युवा नेता और एक बलात्कार पीड़िता को मुख्यमंत्री कार्यालय से घसीटकर बाहर कर दिया गया। न केवल घसीटा गया, बालों से पकड़कर खींचा गया, लाठी भी मारी गई, दोनों को चोट भी आई, नेता को हवालात और पीड़िता को अस्पताल भेजा गया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा कोई इरादा नहीं था। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की रहने वाली पीड़िता मुख बधिर थी, बोल नहीं सकती थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, गर्भवती हो गई। आरोप लगा सीपीएम के एक नेता पर। पीड़िता अपने परिवार के साथ पुलिस के पास गई, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ क्योंकि मामला सत्ताधारी पार्टी के नेता से जुड़ा था। मसला जनवरी 1993 का है। राज्य में सीपीएम की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की। कांग्रेस के कुछ लोकल नेता पीड़िता को कांग्रेस की ही एक नेता के पास ले गए जो उस समय केंद्रीय मंत्री और युवा कांग्रेस की तेज तरार अध्यक्ष थी। इस युवा नेता ने मुख्यमंत्री से मिलने का समय लिया, लेकिन मुख्यमंत्री बिना मिले ही अपने चैम्बर से निकल गए। जैसे ही ये बात युवा नेता को पता चली, वो भड़क गई। गर्भवती पीड़िता के साथ वही चैम्बर के सामने ही फर्श पर बैठ गई और दफ्तर को घेर लिया। पुलिस ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री की उदासीनता से नाराज नौजवान महिला नेता बिल्कुल पीछे हटने के मूड में नहीं थी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बेहद शर्मनाक था। पुलिस ने बल का प्रयोग किया। एक गर्भवती बलात्कार पीड़िता और एक महिला केंद्रीय मंत्री को बालों से घसीटकर राइटर्स बिल्डिंग के बाहर कर दिया गया। जैसे ही ये खबर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली, राइटर्स बिल्डिंग के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया जो देर रात तक चला। आधी रात मैयो रोड चौराहे पर खड़ी महिला नेता बाहर से शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर सन्नाटा उबाल मार रहा था। उस महिला ने कहा, अगर मैं फिर कभी राइटर्स बिल्डिंग में कदम रखूंगी तो सिर ऊंचा करके रखूंगी। शायद नीति ने भी यही तय कर लिया था। 18 सालों बाद 20 मई 2011 को महिला नेता वापस राइटर्स बिल्डिंग गई, समर्थकों के विशाल सैलाब के साथ, जो करीब 1 किलोमीटर तक साथ पैदल चलकर आए थे और 3.5 दशक के बाद हो रहे ऐतिहासिक बदलाव को अपनी आंखों से देख रहे थे। हजारों की भीड़ जय जयकार कर रही थी। नीली जरी की किनारी वाली चटक सफेद रंग की साड़ी पहने महिला नेता उन्हीं सीढ़ियों से, उसी गलियारों से होकर राइटर्स बिल्डिंग गई जहां उसे धक्का मारकर बाहर निकाला गया था। चैम्बर में उसे घुसने नहीं दिया गया था। उसी चैम्बर में गई और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी क्योंकि उसने कम्युनिस्टों के गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। परिवर्तन हुआ। बंगाल में सीपीएम का 34 सालों का शासन खत्म हुआ और शुरू हुआ एक नया दौर। कल्पना करिए, हिंदुस्तान में क्या यह संभव है कि एक लोअर मिडिल क्लास की महिला बिना किसी गॉडफादर या बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड की देश की राजनीति में सिरमौर बनकर उभरे? क्या दुबली पतली कम ऊंचाई की एक सूती साड़ी और हवाई चप्पल में घूमने वाली महिला के बेबाक अंदाज से विपक्षी खौफ में आ सकते हैं? सोच सकते हैं कि ये महिला संसद में एक बुली सांसद को कॉलर पकड़कर सदन से बाहर पटक सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है और हुआ भी। हिंदुस्तान ऐसी ही जगह है। यहाँ का जनतंत्र ऐसा है कि जिन महिला नेता ने ये सब करके दिखाया उनका नाम है ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष। ममता बनर्जी के माता पिता बिल्कुल साधारण लोग थे जो किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। वो बहुत छोटी उम्र में कोलकाता आ गई थी। ममता अब भी उसे 2 कमरे वाले घर नंबर 30B में रहती जहां वो पली बड़ी थी। स्कूल का सर्टिफिकेट बताता है कि ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ, लेकिन ये उनका असली जन्मदिन नहीं है। स्कूल में एडमिशन कराते समय उनके माता पिता ने यह तारीख दर्ज करा दी। वो दुर्गा अष्टमी के दिन पैदा हुई। ममता तब 17 साल की थी, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। 1977 का चुनाव देश, बंगाल और ममता तीनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया। इंदिरा गांधी समेत कई बड़े बड़े दिग्गज धाराशायी हो गए। देश में जनता पार्टी की सरकार बनी और बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। ममता कॉलेज की राजनीति के साथ साथ कोलकाता की सड़कों पर भी उतर चुकी थी। इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की। तब वो श्री शिक्षा यतन कॉलेज से बीएड कर रही थी। वो प्रदर्शनों में किताबें लेकर जाती थी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कोलकाता आए तो कांग्रेस नेताओं ने काला झंडा दिखाने का प्लान बनाया। जैसे ही प्रधानमंत्री की गाड़ी आई, नारे लगाते हुए इनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और काला झंडा उनकी गाड़ी पर टिका दिया। वैसे ये पहली बार नहीं था। 1975 में वो सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर भी चढ़ चुकी थी। धीरे धीरे ममता पुलिस प्रशासन की नजरों में आने लगी और सत्ताधारी सीपीएम की भी। उनके मोहल्ले में कई बार बम फेंके गए, चाकू छुरी और बंदूक दिखाकर धमकाया जाता। पुलिस में शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन इन सब के बावजूद ममता पीछे नहीं हटी, बल्कि ये लड़ाई और आगे बढ़ता गया। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में ममता बनर्जी लिखती हैं कि सीपीएम की मिलिशिया से उनकी लड़ाई पूरी जिंदगी चलती रही।
365 से 330 दिन कोलकाता की सड़कों पर जान की बाजी लगाना रूटीन काम था। रोज नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, रोज हिंसा। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव के दौरान छात्र परिषद और कम्युनिस्ट संगठनों के बीच लड़ाई झगड़ा सामान्य बात थी। यहां तक गोली बम तक चले जाते थे, पुलिस की लाठियां मिलती सो अलग, लेकिन बेबाक अंदाज वाले लीडर ममता हमेशा आंदोलन में आगे रहती, चाहे इंदिरा गांधी के पक्ष में रैली निकालने हो या फिर बंगाल में लेफ्ट की उभरती राजनीति के विपक्ष में। ममता हमेशा आगे रहे। लेकिन 70 के दशक में ही लेफ्ट ने नक्सलबाड़ी में कांग्रेस को बंगाल से चलता कर दिया और सत्ता हासिल कर ली। ये वक्त था बंगाल की राजनीति में हिंसा का जो प्रवेश हुआ और वो कभी गया ही नहीं। हिंसा के बीच लेफ्ट ने सत्ता हासिल की और हिंसा के साथ ही उसे बनाए रखने का प्रयत्न किया। 1978 से 1983 तक छात्र परिषद ने खूब रैलियां, प्रदर्शन, आंदोलन किए, लेकिन कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की वजह से धीरे धीरे ये कम होती गई। 1980 में इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई। 1983 में कोलकाता में कांग्रेस का कन्वेंशन हुआ। ममता बनर्जी को वीवीआईपी डेलीगेट्स की देखभाल की जिम्मेदारी मिली। ये पहली बार ममता बनर्जी राजीव गांधी से मिली। अगले ही साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। राजीव तब बंगाल के मिदनापुर में थे, वो दिल्ली लौट गए और फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव का ऐलान हुआ। नींद, आराम और फैशन को त्याग। ममता ने पार्टी के लिए जो काम किया वो जल्द ही बंगाल कांग्रेस के नेताओं के नजर में खटकने लगी। 1984 के बाद ममता बनर्जी रुकी नहीं। बंगाल उनका प्रेम था, लेफ्ट को सत्ता से बेदखल करना उनका लक्ष्य था। वो जिलों में जाकर लोगों से मिलते रही। कोई भी हत्या, रेप हो या विरोध होता, ममता वहां मौजूद होती। इनकी इसी मौजूदगी के दौरान प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी से उनका परिचय हुआ। महाश्वेता देवी ने ममता को दीदी का तमगा दिया जो उनके साथ हमेशा के लिए चलते रहा। बंगाल में दीदी माने हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, लेकिन इससे उनकी ही पार्टी के भीतर उनका विरोध भी होने लगा। कांग्रेस पार्टी की बंगाल इकाई में गुटबाजी अपने चरम पर थी और किसी युवा नेता पर सीधा प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हाथ होना बाकी नेताओं के लिए चुनौती था। ममता की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दुष्प्रचार किए गए और इनमें उनकी पार्टी के लोग भी शामिल थे, लेकिन राजीव गांधी ढाल की तरह ममता के साथ खड़े थे। एक दिन संसद भवन में राजीव गांधी ने ममता को बुलाया। ममता घबरा गई, समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन अंदर पहुंची तो राजीव के व्यवहार से चौंक गई। राजीव ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यूथ कांग्रेस का महासचिव नियुक्त कर रहा हूं। ममता स्तब्ध थी, विरोधियों की सारी साजिशें धरी की धरी रह गई। संसद में भी युवा ममता अपने तीखे तेवरों के लिए पहचानी गई थी। नवंबर 1988 में हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल की बहू सुप्रिया की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। देवीलाल परिवार ने इसे हादसा बताया, जबकि कांग्रेस ने हत्या का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने सदन की कार्यवाही के दौरान 0 आवर में इस मुद्दे को उठाया, सीबीआई की जांच की मांग की। विपक्ष के नेता उनका समर्थन करने की बजाय बार बार टोक रहे थे। ममता बनर्जी हाथ में चांदी का कड़ा पहनती थी, उन्होंने उसे उतारा और मधु दंडवती के सामने रख दिया और कहा, अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं है तो ये कड़ा पहनकर घर बैठ जाइए। अब आपको बताते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने शादी क्यों नहीं किया। देश में अक्सर ये सवाल उठता है कि ममता बनर्जी ने शादी क्यों नहीं की। दरअसल ममता बनर्जी समाज के लिए काफ़ी कुछ करना चाहती थी और वो चाहती है, लेकिन वो सामाजिक परंपराओं के विरोधी भी रही। उनमें सेवा भाव शुरू से बहुत रहा। इस वजह से ममता बनर्जी शादी के बंधन में कभी नहीं बंधी। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह का बंधन उन्हें बांध पाए। वो नहीं चाहती थी कि किसी तरह का बंधन उनके समाज सेवा में बंधक बने। इसलिए ममता बनर्जी ने कभी शादी नहीं की और जिंदगी भर कुंवारी रही। ममता बनर्जी हमेशा सफ़ेद साड़ी में ही नजर आती है। इसके पीछे की कहानी हैरान करने वाली है। दरअसल जब ममता बनर्जी की उम्र केवल 9 साल थी तो उनके पिता का देहांत हो गया। उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था। इस वजह से कपड़े इकट्ठा करने या खरीदने का कभी शौक ममता को नहीं था। इसके अलावा ममता हमेशा सादगी जीवन जीना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनने का निर्णय लिया। आज इतनी संपत्ति होने के बावजूद ममता सफ़ेद साड़ी ही पहनती है। ममता बनर्जी इस बात को बखूबी जानती है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव बंगाल में हो रहा है उनके लिए आसान नहीं होगा। ममता की तत्परता चुनाव की तारीखों की घोषणा से ठीक पहले तक ही हो रही घोषणाएं, जैसे महिला वोटरों को साथ दें और उन्हें अपनी तरफ एकजुट करने के लिए लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का पैसा बढ़ाना, रोजगार युवाओं के लिए बंगलार युवा साथी के तहत प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देना, राज्य के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का भुगतान करने का फैसला लेना, पुरोहितों और मुअज्जिनों के मानदेय में बढ़ोतरी करने जैसे कदम उठाना, वो भी चुनाव की घोषणा से ठीक पहले। जानकारों का कहना है कि ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी इस बार मुकाबले को आसान नहीं मान रही है और वो लोगों की नाराजगी को दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।